Dear students, most welcome to all of you in my YouTube channel EPN Chemistry by Dhananjay Deep. Students, आज हम जिस टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे आपसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो आप 11th-12th क्या जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब तक आपके साथ ये टॉपिक रहेगा। आप बिना इस टॉपिक के ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों केमिस्ट्री में कहीं भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस टॉपिक की बहुत ही केयरफुल्ली पढ़ेंगे। इसके कुछ पार्ट हमने मोल कॉन्सेप्ट के रूप में थोड़ा सा बता दिया है पहले ही। अब हम मोल कॉन्सेप्ट का जो उपयोग है, कहाँ कहाँ उसको हम यूज करते हैं मोल कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी हो जाएं और नोटबुक और पेन लेकर के एक बार पुनः फुल कंसंट्रेशन के साथ हमारे साथ जुड़ें, जिससे कोई भी चीज़ मिस न कर पावे। तो टाइम को बिना लॉस किए हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाएं। तो आज जो मोल कॉन्सेप्ट है तो उसी से रिलेटेड टॉपिक है जो 11th-12th दोनों में काम आता है। टॉपिक का जो वो है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। तो सबसे पहले थोड़ा सा विलयन की सांद्रता के विषय में आपको बता दें कि किसी विलयन की सांद्रता क्या होती है। उसके एक निश्चित आयतन में विलेय के मात्रा, किसी विलयन की सांद्रता विलयन के एक निश्चित आयतन में विलेय की मात्रा को कहते हैं। अब ये जो विलयन की सांद्रता है ये बहुत रूपों में व्यक्त की जाती है। तो इसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनमें विलयन की सांद्रता को हम व्यक्त करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को व्यक्त करते हैं, उनमें से कुछ को हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पहला है मोलैरिटी, जिसे हम कहते हैं मोलरता। अर्थात किसी विलयन की सांद्रता को हम मोलरता में कैसे व्यक्त करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज को हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो किसी विलयन की सांद्रता को मोलरता में हम कैसे व्यक्त करते हैं, मोलरता क्या होती है, इसको हम मोल प्रति लीटर भी कहते हैं। विलयन की सांद्रता मोल प्रति लीटर भी कहते हैं, या इसको मोलरता कहेंगे या तो मोल प्रति लीटर में। तो किसी विलयन के 1 लीटर में, किसी विलयन की मोलरता उस विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। अर्थात अब इसे हम कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। मोलरता को हम किसे व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से। तो अर्थात किसी विलयन की जो मोलरता होगी वो होगा विलेय के मोलों की संख्या
डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन लीटर में। यह है आपकी मोलरता या मोल प्रति लीटर में सांद्रता। मोलरता या इसी को हम मोल प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होगी तो वह उस विलयन की मोलरता कहलाएगी। अब विलयन की मोलरता का सूत्र है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अगर हम विलयन का आयतन ml में लेंगे तो हम फिर उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ml में भी रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अर्थात किसी विलयन के 1 लीटर में अगर विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो उस विलयन को हम मोलल विलयन कहेंगे, उस पदार्थ का मोलल विलयन कहेंगे। और मोलल विलयन को हम 1m के द्वारा व्यक्त करते हैं, अर्थात जिसकी मोलरता 1 हो। अर्थात 1m विलयन का मतलब हो गया कि वह विलयन जिसके 1 लीटर में विलेय का 1 मोल घुला है। तो अब यहाँ पर इस सूत्र को थोड़ा सा और चेंज किया जा सकता है। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। यह भी सूत्र है इसका। अब हमने आपको बता दिया इसको अब अगर विलयन की मोलरता को देखें तो डेसी, सेंटी और मिली। डेसी मोलल विलयन होता है m/10। m/10 को डेसी मोलर विलयन और m/100 को सेंटीमोलर विलयन और m/1000 को मिली मोलर विलयन कहते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं इससे। अब आपका आता है ये जो मोलरता है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे आप याद रखेंगे। मोलरता जो है ताप पर निर्भर करती है क्योंकि किसी विलयन का आयतन ताप पर निर्भर होता है। जो ताप होता है वह किसी विलयन के आयतन को प्रभावित करता है। तो चूंकि अगर विलयन का आयतन प्रभावित होगा तो मोलरता भी ताप से प्रभावित होगी। अब दूसरा है आपका विलयन की मोललता। मोललता यहां पर भी आप देख रहे हैं मोललता, मोलैलिटी से कहते हैं। मोलैलिटी
इसको स्मॉल एम द्वारा व्यक्त करते हैं, इसको मोलैलिटी को स्मॉल एम द्वारा व्यक्त करते हैं। तो किसी विलेन की मोलैलिटी क्या है? केवल एक चीज में थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूजन जहां होता है। किसी विलेन की मोललता उस विलेन के किसी विलेन की मोललता 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट या जिसे हम विलायक कहते हैं, किसी विलेन की मोललता 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो यहां केवल आपको क्या देखना था, वहां 1 लीटर विलेन था, 1 लीटर विलेन का आयतन था। यहां पर 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है, विलेन नहीं, केवल विलायक है। तो यहां पर मोललता स्मॉल एम बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलायक का आयतन किलोग्राम में। अब सेम वही चीज कह सकते हैं कि ये विलेय की मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार विलेय का अणुभार विलायक का आयतन किलोग्राम में। तो अब यहां एक चीज देखिए, हमने आपसे बताया है कि मोलरिटी जो होती है, मोलरता जो होती है, वो ताप पर निर्भर करती है, ताप उसको प्रभावित करता है। लेकिन मोललता ताप पर, इस पर मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पर आयतन है ये किलोग्राम में है। तो जो द्रव्यमान होता है वह ताप पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए मोललता जो होती है, मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब सीधा सीधा समझिए, यदि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में विलेय का 1 मोल उपस्थित है तो वह मोलल विलयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलल विलयन कहलाएगा। ये मोलरता हो गई। अब इसका जो है यूनिट मोल प्रति किलोग्राम या ग्राम में है तो ग्राम में ले लेंगे। जैसे उसका मोल प्रति लीटर में था वैसे इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। अब तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब बढ़िया से इसे समझिएगा। मोल फ्रैक्शन।
जिसे हम कहते हैं मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें हम कि किसी भी विलयन में जो घटक होते हैं उन सब के मोल प्रभाज को यदि जोड़ दिया जाए आपस में तो वह किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो हम उसे पहले लिख देते हैं। विलयन के विभिन्न घटकों के मोल प्रभाज का योग सदैव 1 होता है। तो आप ये जान लें कि विलयन में जितने भी घटक होंगे सबके मोल प्रभाज अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो उनका योग होगा 1। अब मोल प्रभाज होते क्या हैं? विलयन में उपस्थित विभिन्न घटकों का अलग अलग मोल प्रभाज निकालते हैं। तो विलयन में जैसे विलेय है, विलायक है। तो अब विलेय का मोल प्रभाज हम पहले निकालेंगे। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। इसको हम कह सकते हैं, दोनों को मिला करके कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यहां करते हैं हम, फिर से लिख दें दोनों को। तो ये हो गया आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या ये आपका मोल प्रभाज है। अगर हम विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से व्यक्त करें, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, तो नीचे हो जाएगा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ पर कैपिटल N जो है विलायक के मोलों की संख्या है। तो ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। अब इसके जो मोलों की संख्या है इसको हमने आपको पहले ही बता दिया है, भार बटे अणुभार। तो अगर हम स्मॉल w और स्मॉल m, स्मॉल w से हम करें विलेय का भार और स्मॉल m से विलेय का अणुभार, तो ये हो जाएगा स्मॉल w स्मॉल m प्लस कैपिटल W और कैपिटल M। तो ये आपका मोल प्रभाज है। किसका? विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल अंश। अब हम इसमें जो है विलेय का मोल प्रभाज के जगह पर अब हम विलायक का मोल प्रभाज निकाल लें।
विलायक का मूल प्रभाज, तो उसमें कुछ नहीं करना है, केवल जहां पर आपका विलेय का मूल प्रभाज लिए थे आप, विलेय के मूलों की संख्या, अब वहीं पर हो जाएगा विलायक के मूलों की संख्या डिवाइडेड बाई विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, या विलेय और विलायक की मोलों की संख्या को जोड़ देंगे। बस यहाँ पर विलेय के जगह पर जिस घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे उसके मोलों की संख्या ले लेंगे हम। विलायक के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। यहाँ पर हम इसको चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, चूंकि विलायक ऊपर हो गया है तो ये कैपिटल N डिवाइडेड बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। विलायक के मोलों को हम कैपिटल N से इंडिकेट कर रहे हैं, इसको हम ले लें तो कैपिटल W अपॉन कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल w अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। ये आपका हो गया विलायक के मोलों की संख्या या विलायक का मोल प्रभाज। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पहले था, अब हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आपका जो तीनों हैं, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों से न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे और इसको आप बढ़िया से समझ लें। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बिना इनको समझे हुए आप केमिस्ट्री में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे तरीके से इसे समझें। यदि कहीं पर भी समझ नहीं आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमें कमेंट करें और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप तक इसका सलूशन जल्द से जल्द पहुँचे। थैंक यू।